हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम द रेड ट्रिप चूहेदानी इस लेसन को समझेंगे। चलिए देखते हैं। एक बार एक आदमी था जो तार से बनी चूहेदानियाँ बेचता था। ये चूहेदानियाँ उसके द्वारा अपने खाली समय में बनाई जाती थी। वह भंडार या बड़े खेतों से भीख मांगकर आवश्यक सामग्री इकट्ठा करता था। फिर भी उनका व्यवसाय उन्हें कोई लाभ कमा के नहीं दे रहा था। इसलिए अपने आप को जीवित रखने के लिए उसे भीख मांगना या चोरी करना पड़ता था। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। कुपोषण के कारण उसके गाल अंदर की तरफ खींच गए थे। वह बेघर था और धीरे धीरे भारी पैरों के साथ वह सड़क पर चला गया, अपने ही विचारों में खोया हुआ। लेकिन एक दिन वह विचारों की एक श्रृंखला में खो जाता है जिसने उसे बहुत दिलचस्प पाया। आइए देखते हैं कि वह बात क्या थी। वह आदमी चूहेदानी के बारे में सोच रहा था और अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया कि पूरी दुनिया में भूमि, समुद्र, शहर और गांव शामिल हैं जो एक चूहेदानी के ही समान है। उसने सोचा कि इस दुनिया के अस्तित्व का कोई अर्थ ही नहीं है। यह केवल पनीर और पोर्क की तरह एक प्रलोभन के अलावा कुछ भी नहीं था, जिसे हम चूहे को पकड़ने के लिए चारे के रूप में पेश करते हैं। ठीक उसी प्रकार तो उनके अनुसार जैसे ही कोई व्यक्ति खुशी, भोजन और आश्रय के साथ खुद को आराम देने की कोशिश करता है, वह इस बार इस झंझट में फंस जाता है जिसे दुनिया के रूप में जाना जाता है। दुनिया में कोई भी कभी भी रेटरे विक्रेता के लिए दयालु नहीं था, इसलिए वह दूसरों के बारे में बुरा सोचने लगा। यह उसके लिए पसंदीदा सगल बन गया। सुस्त क्षणों के दौरान इन विचारों ने उसे खुश कर दिया, इसलिए वह उन लोगों के बारे में बुरा सोचता रहा जो उससे परिचित थे। वह उन लोगों की कल्पना करेगा जो पहले से ही सांसारिक चीजों के झंझट में फंसे थे और भी उसमें फंसने वाले थे। एक शाम की बात है। चूहेदानी विक्रेता बहुत धीमी गति से चल रहा था। उसने एक छोटी ग्रे कॉटेज देखी जो सड़क के किनारे थी। वह झोपड़ी तक गया और रात को आश्रय पाने के लिए दरवाजा खटखटाया। आमतौर पर उसे किसी की मदद नहीं मिलती थी, लेकिन इस बार उसका स्वागत बूढ़ा उस रात का उसका साथ पाकर खुश था। तो बूढ़े व्यक्ति ने उसे खाने के लिए दलिया दिया और फिर अपनी तंबाकू को अतिथि के साथ साझा किया, और इसके बाद दोनों रात तक काट खेलते रहे। सुखेदानी विक्रेता ने महसूस किया कि बूढ़ा न केवल अपने दलिया को साझा करने में उदार था, बल्कि अपने रहस्यों को भी। वह उसे बताता है कि वह एक अमीर आदमी था जब वह किराए के खेत पर काम करता था, क्योंकि अब वह बूढ़ा हो गया था और काम नहीं कर रहा था। इसलिए उसने अपने जीवन यापन के लिए अपनी गाय पर निर्भर रहना पड़ता है। जिस फैक्ट्री में पनीर और क्रीम का उत्पादन होता था, उसे बेचने के लिए गाय ने हर रोज पर्याप्त दूध दिया। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि वह पिछले महीने गाय के दूध के कारण 30 क्रोनर अर्जित करने में सक्षम था। रेड ट्रैप विक्रेता बूढ़े व्यक्ति की बातों पर विश्वास नहीं करता था कि एक गाय उसे इतने कमा के दे सकती है। इसलिए बूढ़े ने एक चमड़े की थैली ली जो एक खिड़की पर लटका हुआ था, और प्रत्येक में 10 क्रोनर की तीन नोट निकाले जो पुराने थे और कुचले गए थे। उसने अपनी मुद्रा पर विश्वास करवाने के लिए उन मुद्रा नोटों को दिखाया और फिर उन्हें थैले में वापस रख दिया। अगली सुबह पेडलर और बूढ़ा व्यक्ति दोनों जाग गए, क्योंकि क्रॉपर अपनी गाय को दूध देने के लिए जल्दी में था। दूध यहाँ तक कि रेटर विक्रेता ने महसूस किया कि चूंकि घर का मालिक जाग गया था, इसलिए उसे बिस्तर भी छोड़ देना चाहिए। वे दोनों उसी समय कुटिया से बाहर आए। बूढ़ा दरवाजा बंद करके अपने काम पर चला गया। पेडलर ने भी उसे धन्यवाद दिया और अपने तरीके से चलने लगा। थैली लटका दी गई थी। उसने पैसे चुरा लिए। उसने अपनी जेब में उसे रख लिया।
थैली अपनी जगह पर टांग दी गई और वह वहां से चला गया। अपनी जेब में पैसा होने के कारण पेडलर खुश था। उसने तब जंगल उसने तब जंगल से गुजरने के बारे में सोचा, क्योंकि राजमार्ग पर चलना असुरक्षित था, क्योंकि उसे पकड़े जाने का डर था। इसलिए शुरू में जंगल से चलना मुश्किल नहीं था, लेकिन बाद में यह उसके लिए भ्रमित हो गया, क्योंकि वह अपना रास्ता भूल गया था। उसने सही दिशा में चलने की बहुत कोशिश की, लेकिन व्यर्थ ही। उसने खुद को एक ही जगह पर बार बार पाया। इस समय वह सोचने लगा कि वह भी अन्य लोगों की तरह दुनिया के जाल में फंस गया है। उसे उस पैसे के फरेब ने मूर्ख बनाया है, जो उसने बूढ़े व्यक्ति के घर से चुराया था। जंगल ऐसा लग रहा था जैसे कि साथ ही जैसे कि वह जेल से भरा हो। यह एक अगम्य जेल की तरह था। दिसंबर का महीना होने के साथ ही अंधेरा जल्दी छा गया। जैसे जैसे अंधेरा होता गया, जंगल से बचने की उम्मीद कम होती गई। उनके जीवन के लिए खतरा बढ़ गया था, इसलिए उसकी आशाहीन होने की भावना भी बढ़ गई थी। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए वह जमीन पर बैठ गया और इतना थक गया और इतना घबरा गया कि उसने सोचा कि उसका अंतिम क्षण बहुत ही नज़दीक है और वह जल्द ही एक तेज ध्वनि थी जो नियमित अंतराल पर आ रही थी। उसने जल्द ही महसूस किया कि ये आवाजें एक लोहे की चक्की से हथौड़े की वार की आवाजें थी। उसने सोचा कि वह कुछ लोगों को पास में पा सकता है। इस विचार के साथ उन्होंने कुछ ताकत इकट्ठा की और ध्वनि की दिशा की ओर बड़ी कठिनाई से चलना शुरू किया। राम जो आयरन वर्क्स का एक बड़ा संयंत्र था, जो कुछ साल पहले बंद हो गया था। इसमें स्मेल्टर, रोलिंग मिल और एक फोर्ज था। ग्रीष्मकाल में सामग्री ले जाने वाली लंबी सपाट तली हुई नावें नहर के नीचे आ जाती थी, जिससे मिल और सर्दियों में सामग्री की आपूर्ति के लिए एक बड़ी अंतर्देशीय झील बन जाती थी। परिवार के कारण परिवहन के कारण कोयले की धूल के कारण सड़कें गीली हो जाती थी। क्रिसमस का समय के पास एक लंबी अंधेरी शाम, मास्टर स्मिथ और उसके सहायक अंधेरे फौज में बैठे थे, जो भट्टी के पास बनाया गया था। उन्होंने एक लंबी शर्ट और एक जोड़ी लकड़ी के जूते पहने थे। वे दोनों पिग आयरन की प्रतीक्षा कर रहे थे, जो भट्टी के आग के अंदर डालने के लिए तैयार थे, जिसे एविल पर रखा गया था। एविल फ्लैट टॉप के एक साथ भारी ब्लॉक है, जिसका उपयोग धातुओं को आकार देने के लिए किया जाता है। यह वही था। उन्होंने तरल को हिलाया, जो बहुत गर्म था। जैसा कि वे कुछ मिनट हाफने लगा था। फोर्ज में विभिन्न प्रकार की आवाजें सुनी जा सकती हैं। एक बड़ा सा बोला था, जो बड़ी ही आवाज के साथ आग में हवा निकाल रहा था। साथ ही कोयले के फटकने की आवाज थी। एक चारकोल के धमाके को भी सुन सकता था। जो आवाजें मिल के बाहर से आ रही थी, ये जलप्रपात थे। तेज गति वाली उत्तरी हवा जो ईंटों की टाइल वाली छतों के खिलाफ बारिश की बूंदों से टकराती थी। यह इन विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के कारण था कि लोहार को यह एहसास नहीं था कि एक आदमी ने फोर्ज का द्वार खोला था और प्रवेश किया था। जब तक वह आया और भट्टी के पास खड़ा था, बहुत से बेघर लोग जाली की रोशनी से आकर्षित हो जाते थे, जो खिड़की के शीर्षों से झांकती थी। जो जले हुए कोयलों के काले पाउडर से ढके हुए थे, वे वहां शरण लेना चाहते थे। वे आज जलती आग की मदद में खुद को गर्म कर लेते। जैसे कि लोहार आगंतुकों के आदि थे, वे आदमी के प्रति उदासीन थे। उन्होंने बस उसकी तरफ देखा। रेट्रे विक्रेता की उपस्थिति अन्य घूमने वालों के समान थी। उनकी दाढ़ी लंबी थी, गंदे थे, पुराने कपड़े पहने हुए और उनके सीने से लटकती हुई कटारें थी। पैदल यात्री ने लोहार से अनुमति लेने की कोशिश की, ताकि वह एक रात के लिए फोर्ज में रह सके। उन्होंने सिर्फ सिर हिलाकर अभिमानी सहमति के साथ पैडलर को अनुमति दी और उसे एक शब्द भी नहीं कहा। पैदल चलने वालों ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य खुद को गर्म करना और सोना था। उन दिनों रामजो लोहे की चक्की का मालिक एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था,
जिसका उद्देश्य केवल एक सबसे अच्छा लोहा बाजार में बेचना था। इसलिए वह रात और दिन दोनों दौरान श्रमिकों पर नजर रखता था। मालिक रात की निरीक्षण यात्रा पर था जब पैदल यात्री ने फोर्ज पर उसके फटे कपड़ों में से भाप निकल रही थी। वह ना केवल उसके पास गया, बल्कि उस वांडर की टोपी को भी हटा दिया जो एक तरफ मुड़ी हुई थी, ताकि वह उस आदमी का चेहरा स्पष्ट रूप से देख सके। जब मालिक ने पेडलर की टोपी उतार दी तो उसने उसे एक परिचित निल्स ओलफ के रूप में गलत समझ लिया। पेडलर उसे नहीं जानता था और ना ही उसने पहले उस आदमी को कभी देखा था, लेकिन उसने सोचा कि अगर इस आदमी ने उसे अपने पुराने साथी के रूप में गलत समझ लिया और उसे दया करके कुछ पैसे दे दिए तो यह बात बहुत अच्छी होगी। इसलिए उसने उसे नहीं बताया कि वह नेल ऑलफ नहीं है। इसलिए पैडलर ने लोहे के मालिक के साथ यह कहते हुए बातचीत शुरू कर दी कि चीज़ें उसके साथ अच्छी तरह से नहीं हुई। इस पर लोहे के मालिक ने जवाब दिया, उसने रेजिमेंट को छोड़कर एक बड़ी गलती की थी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि वह इस्तीफा देते समय रेजिमेंट में काम कर रहे होते तो वह ऐसा नहीं करते। बाद में उन्होंने उसे अपने घर बुलाया। पैडलर को लोहे के मास्टर के साथ उसके स्थान पर जाना अच्छा नहीं लगा। वह एक पुराने सैनिक के बड़े घर में जाने के विचार से भयभीत था, जो उसके अनुसार सुरक्षित नहीं था। आखिर उसके पास चोरी के पैसे थे, वह खुद को खतरे में नहीं डालना चाहता था। उनके इरादे फोर्गे में सोने के थे और फिर वहां से बिना देखे ही चले जाने के। लोहे के मालिक को अपने दोस्त की दयनीय स्थिति के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने उसे यह कहकर सहज बनाने की कोशिश की कि उसे अपने घर आने के लिए स्वतंत्र महसूस करना चाहिए, क्योंकि उसका घर इस बारे में पता होना चाहिए। फिर उसने उसे बताया कि उसके दोनों बेटे विदेश में बस गए हैं, केवल उन्हें और उनकी बेटी को घर पर छोड़ दिया गया था। उन्होंने उसे अपने परिवार के साथ क्रिसमस मनाने के लिए आमंत्रित किया, ताकि वह और उनकी बेटी क्रिसमस की दावतों में कुछ अच्छी कंपनी बन सके। हालांकि आयरन मास्टर ने उन्हें आमंत्रित करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन पैडल ने उन्हें उनके निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। तो अंत में वह लोहार स्टर्जन स्टॉर्म से कहता है कि ऐसा लगता है कैप्टन बॉन्ड स्टॉल या पैडलर फोर्ज में उनके साथ रहना चाहता था। फिर वह हंसा और चला गया, लेकिन लोहार जानता था कि वह कुछ छिपा रहा है। आधे घंटे के अंतराल के बाद आयरन मास्टर ने अपनी बेटी को भेजा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि उनकी बेटी अपने दोस्त को घर ला सकती है, क्योंकि उनका मानना था कि वह दूसरों को मनाने में बेहतर थी। लोहे के मालिक ने लोहे के मालिक की बेटी ने अपने परिचारक के साथ मिल में प्रवेश किया, जो एक बड़ा फर कोट ले जा रहा था। वह एक विनम्र लड़की थी जो बहुत शर्मीली थी। जब उसने प्रवेश किया तो सभी उसी तरह व्यस्त थे जैसे वे पहले थे। लोहार अभी भी अपने प्रशिक्षुओं के साथ बैठकर लोहे पर काम कर रहा था। वह पैदल चली गई और अपनी टोपी उतार दी। पैडलर एक आंख खोलकर सो गया और जैसे उसने देखा तो वह चौंक गया और उछल पड़ा। उसने खुद को एडला विलियम्स के रूप में पेश किया और उस समय कठिन वह कठिन समय होने के बारे में सुनकर अफसोस हुआ और जो वह सामना कर रहा था। उसने समझाया कि वह अपने पिता की अनुमति से उसे घर ले जाने के लिए आई थी। एडला को पेडलर के प्रति सहानुभूति थी, लेकिन फिर उसने देखा कि उसके डर के पीछे का कारण यह हो सकता है। चाहती थी कि क्रिसमस की पूर्व संध्या उस परिवार के साथ ही रहे। एडला बहुत अच्छे तरीके से पेडलर से बात कर रही थी, जिससे उसे विश्वास हो गया कि वह उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। पैडल यात्री ने वैलेट द्वारा प्रस्तुत फर कोट पहना और महिला के साथ चल दिया। उसने कमरे के अन्य लोगों को नोटिस करने की भी जहमत नहीं उठाई। घर के रास्ते पर पैडलर को लगा कि जैसे उसने कोई अपराध किया है, उसे इसके लिए दंडित किया जाएगा। उसने अपने आप को कोसना शुरू किया। अगर उसने पैसे नहीं चुराए होते तो वह इस तरह नहीं फंसता। पैसा एक चारा था जो उसे एक जंगल में एक जाल में ले गया था। अगले दिन क्रिसमस की पूर्व संध्या थी। दोनों आयरन मास्टर और उनकी बेटी डाइनिंग टेबल पर थे।
एरन मास्टर ने अपनी बेटी से कहा कि उन्हें पेडलर के लिए कुछ अच्छा करना है और उसके लिए कुछ बेहतर काम खोजने की कोशिश करनी चाहिए। लोहे के मालिक की बेटी ने कहा कि यह देखना अजीब था कि पैदल यात्री इतने कठिन समय में था और यह हाव भाव से बिल्कुल नहीं लगता कि वह शिक्षित है। यह सुनकर आयरन मास्टर ने स्पष्ट किया कि उनकी बुरी स्थिति के कारण उन्होंने यह भी कहा कि आदमी साफ सुथरा होने और कपड़े पहनने के बाद अलग व्यवहार करेगा। जबकि पिता पुत्री दोनों ही पैडलर के बारे में चर्चा कर रहे थे। वे वैलेट के साथ कमरे में दाखिल हुए। वह साफ सुथरा दिख रहा था क्योंकि उसने स्नान किया था और उसके बाल भी कटे हुए थे। उसने आयरन मास्टर के कपड़े और जूते पहने हुए थे, एक शर्ट जिसमें एक झुका हुआ कॉलर और जूते थे जो पूरे पैरों को कवर कर देता था। अपनी अच्छी तरह से तैयार मेहमान को देखने के बाद आयरन मास्टर बहुत गुस्से में था क्योंकि उसने महसूस किया कि वह उसका साथी नहीं था। वह समझ गया कि उसने किसी अजनबी को अपना पुराना दोस्त समझ लिया है। वह उस पर चिल्लाया, इसे जानता था। वह परिणामों के लिए तैयार था। उसे लगा कि शानदार उपचार समाप्त होने वाला है। पेडलर ने यह समझाने की कोशिश की कि उसे दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह केवल फोर्ज में रहने के लिए भीख मांग रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और फिर से अपने कपड़े पहनने के लिए तैयार हैं। इस पर आयरन मास्टर ने झिझकते हुए कहा, पेडलर काफ़ी ईमानदार नहीं था और इसलिए वह शेरिफ को बुलाना चाहता था। पेडलर शेरिफ के बारे में सुनकर इतना क्रोधित हो जाता है कि मुट्ठी को मेज पर मारता है। उन्होंने कहा कि यह दुनिया एक जाल है और सभी अच्छी चीज़ें पनीर की तरह और सुअर के मांस के टुकड़े चूहे के लिए चारा है जो इसे फंसाने के लिए पेश किए जाते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने आयरन मास्टर को यह भी कहा कि हो सकता है आज वह जेल में कैद हो जाए, लेकिन एक दिन आयरन मास्टर भी इस तरह फंस जाएगा। लोहे के मालिक ने पेडलर के शब्दों को पसंद किया और शेरिफ को नहीं बुलाने का फैसला किया, लेकिन आयरन मास्टर ने पेडलर को तुरंत घर से निकलने के लिए कहा। आयरन मास्टर की बेटी ने पेडलर को रोक दिया। वह गरीब साथी की मदद करना चाहती थी। सुबह से वह योजना बना रही थी कि क्रिसमस के अवसर पर वह पेडलर को कैसे खुश कर सकती है। इसलिए वह अपने पिता की इच्छा के खिलाफ गई और दरवाज़ा बंद करके उसे रोक दिया। उसने पेडलर के सामने आने वाली कठिनाई को समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि उसके पास कोई घर नहीं है। वह जहाँ भी गया था वहाँ बाहर कर दिया गया था और हमेशा गिरफ्तार होने से बचने के लिए वह दौड़ता रहा। उसने कहा कि वह चाहती थी कि वह शांति के साथ क्रिसमस का आनंद ले क्योंकि उसने हमसे वादा कि हमने उस उन्होंने उनसे वादा किया था। उन्होंने क्रिसमस पर एक आदमी को दूर नहीं भेजना चाहा, जिस आदमी ने उन्होंने दिन का पूरे दिन अपनी बेटी से केवल यही कह सकता था कि वह दूसरों को समझाने में अच्छी कोशिश कर रही थी, चर्च के पुजारी भी से भी बेहतर। लेकिन उसने उसे चेतावनी भी दी थी कि उम्मीद है उसके फैसले से उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। लड़की पैडलर को टेबल पर ले गई और उसे खाना दिया। उसने देखा कि उसके पिता ने उसकी इच्छा के लिए सहमति दी थी। पैदल चलने वाले ने कोई अ, पैदल चलने वाले ने कोई शब्द नहीं कहा और खाना शुरू कर दिया। हालांकि वह अपने इरादों के बारे में संदिग्ध था और सोच रहा था कि उसने उसे क्यों रोका। खाना खाने के बाद वह सोने चला गया। उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और गेस्ट हाउस में सोफे पर एक जगह देखकर वह लेट गया। शाम को परिवार ने उसे जगाया क्योंकि उन्हें क्रिसमस का पेड़ पर बत्तियां जलानी थी। वह पलक झपकाते हुए वहां से खड़ा हो गया। जैसे ही मोमबत्तियों की तेज रोशनी से आहत हो रहा था, फिर वह सोने चला गया। अंत में उन्होंने उसे क्रिसमस मछली और दलिया खाने के लिए फिर से बुलाया। रात का खाना खत्म होने के बाद पेडलर ने सभी को धन्यवाद दिया। आयरन मास्टर की बेटी ने कहा जो कपड़े उसे दिए गए थे वह उसके पिता की ओर से क्रिसमस का उपहार था, इसलिए वह उन्हें अपने साथ ले जा सकता था। उसने अगले क्रिसमस की पूर्व संध्या के लिए अपने परिवार के साथ रहने के लिए भी आमंत्रित किया और वादा किया कि उसके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। पेडलर के पास इसके लिए कोई उत्तर नहीं था और उसने आश्चर्य से लड़की को देखा। अगले दिन दोनों आयरन मास्टर और उनकी बेटी सुबह सुबह क्रिसमस की सेवाएं के लिए चले गए। उन्होंने अपने सोते हुए अतिथि को परेशान नहीं किया। लोहे के मालिक और उसकी बेटी दोनों को पता चला था कि चूहेदानी विक्रेता ने क्रॉफ्टर से पैसे चुराए थे। उन्हें महसूस किया कि वह वही आदमी था
जिन्होंने मेहमान के रूप में अपने घर में रखा हुआ था। पुराना ले घर पहुंचने पर लोहे के मालिक ने वैलेट से पैडलर के बारे में पूछताछ की। उसने उसे यह भी बताया कि वह एक चोर है। अपने आश्चर्य के लिए वैलेट ने उसे बताया कि पैडलर ने कुछ लेने के बजाय मिस विल्समैन को विल्मेशन के लिए एक छोटा सा क्रिसमस गिफ्ट उपहार पर छोड़ा था। आयरन मास्टर के बेटे ने उपहार खोला। यह इतनी बुरी तरह से पैक था कि वह आसानी से अनुमान लगा सकता था कि पैक के अंदर क्या था। एक चूहेदानी और 3 करोड़ नोटों के अलावा एक पत्र था। पैडलर ने अपने मेजबान को धन्यवाद दिया था, जिसने उसकी ऐसे देखभाल की थी जैसे कि वह असली कप्तान था। बदले में उसने उसे एक चूहेदानी उपहार में दी और उसे चोरी के पैसे वृद्ध व्यक्ति को वापस करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि वह एक लड़की ऐसा जरिया थी जिसने उन्हें एक पैडलर के से एक कप्तान के रूप में अपनी स्थिति बढ़ाकर इस संसार के चूहेदानी से मुक्त कर दिया। अंत में उन्होंने कप्तान वॉन स्टॉले के रूप में इस पत्र पर